हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और यही हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हों, और यही हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक, क्योंकि अब समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने का रह गया है। ये समय बेटा बिल्कुल भी बर्बाद करने का नहीं है। चलिए बेटा, हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हमने आपको बेटा पिछले लेक्चर में आपको जो चैप्टर था गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, उसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराए थे। एक अपवर्तन का सूत्र कराया था, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, और एक लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध कराया था 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा इन दो डेरिवेशंस के साथ आपके चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, वो कॉन्सेप्ट आपका हमने पूरा क्लियर कर दिया था इसी दो डेरिवेशन के साथ। आने वाले आज के नए लेक्चर में बेटा इसी चैप्टर के, जो चैप्टर चल रहा है आपका, इसी चैप्टर का पार्ट 2, यानी इसी चैप्टर के टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट छांटे हुए न्यूमेरिकल जो एग्जाम में कई सालों से आते जा रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन करके आज इस नए लेक्चर में हम आपके सामने खड़े हुए हैं। आपका ध्यान मेरी तरफ रहे, मेरी मेहनत आपके लिए जितनी हो रही है, आप उतनी ही मेहनत करिए अगर आपको अपने आप को निखार के लाना है। ठीक, चलिए बेटा, टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे अपने मुद्दे पे आ जाएं। आने वाले नए लेक्चर के लिए जो आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है, उसके लिए स्क्रीन पे आपको सूत्रावली दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा सूत्र इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल तो बहुत हैं, लेकिन सूत्र उतने ज्यादा नहीं है। कम सूत्र में आपके तमाम सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में हैं, कुमार मित्तल की बुक में। और कुमार मित्तल की ही बुक के ही न्यूमेरिकल बेटा हम आपको सिलेक्टेड करते हैं, ठीक, क्योंकि वो ब्रांडेड बुक है। चलिए, पहला फार्मूला अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। दूसरा, किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र कह दें या लेंस मेकर सूत्र कह दें, 1/f बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेटा सूत्र हमने आपका डेरिवेशन है इस चैप्टर में ये, लेकिन हमने वो कराया नहीं है, पर न्यूमेरिकल्स में इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी तो हमने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है। जैसे दो लेंस हैं, एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। लेंस दोनों किसी भी तरह के हो सकते हैं, दोनों उत्तल हो, दोनों अवतल हो, या एक उत्तल हो एक अवतल हो। ठीक, एक की फोकस दूरी f1 और दूसरे की f2, अगर दोनों लेंसों को हम सटाकर चिपका कर रख देते हैं तो उनकी दोनों लेंसों को मिलाकर एक लेंस मान लिया जाता है, और उस लेंस की फोकस दूरी को संयुक्त फोकस दूरी कहते हैं। तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 1 नंबर की। हम उसमें आपको पिछले लेक्चर में ये डेफिनेशन नहीं बता पाए। आप कहीं पे भी आप लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए सबसे पहले लेंस की क्षमता, कहीं पे भी रफ में लिख लीजिए आप, एक लाइन की आधी लाइन की बेटा, लेंस की क्षमता हेडिंग लगा ली। लिखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, और उसका बेटा सूत्र होता है P बराबर, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर मीन्स क्षमता, और सूत्र होता है P बराबर 1/f। f फोकस दूरी हो गई और 1/f हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बेटा इसका जो मात्रक होता है क्षमता का, वो डायोप्टर होता है। आगे लिख लो, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब जैसे दो लेंस दिए हैं, एक लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका फार्मूला है P बराबर P1 प्लस P2। एक लेंस, जैसे दर्पण के लिए आपने UVF में संबंध पढ़ा था, दर्पण का जो संबंध था वो था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस के सूत्र में प्लस की जगह माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इसी लेंस के लिए UVF में जो संबंध होता है
वो होता 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमने एक फार्मूला नया आ गया तो बढ़ा दिया, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ये सारे उसके सिंबल्स हैं। सिंबल्स की बात करें बेटा तो n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। p क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। u वस्तु की दूरी, u यहां से आ जाओ, u वस्तु की दूरी, ठीक है। v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी, है ना। अच्छा, अपवर्तनांक की बात करें तो n से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर हमें स्पेशली लिखना पड़े बेटा, आप समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातों को समझो तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसे मान लो स्पेशली हमें लिखना पड़े कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो A फॉर एयर माने वायु, G फॉर ग्लास मीन्स कांच, W फॉर वाटर मीन्स जल पानी। तो अगर हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो बेटा जिसके सापेक्ष लिखना है उसको पहले लिखते हैं, जिसका लिखना है उसको बाद में लिखते हैं, और अपवर्तनांक को तो n कहते ही हैं। तो बेटा इस तरीके से थोड़ा ऊपर चढ़ा के n को लिख दिया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। क्या पढ़ाएंगे इसको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर GNA हो गया, मतलब G पहले A बाद में, तो फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब जो यहां होगा उसके सापेक्ष कहेंगे, जो यहां होगा उसका कहेंगे, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अच्छा, हर माध्यम हम देखते हैं, एक बात पे ध्यान देना बेटा, हर माध्यम हम देखते हैं वायु के ही सापेक्ष तो है। अगर जैसे बोतल में पानी भरा है तो बेटा वायु के सापेक्ष तो भरा है, वायु तो किसी के सापेक्ष है नहीं। अब वायु के सापेक्ष तो सब है। हम अगर बैठे हैं बेटा तो वायु के सापेक्ष तो है, आप अगर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं वायु के सापेक्ष तो है, तालाब में पानी भरा है तो वायु के सापेक्ष तो है, कांच की बोतल कहीं रखी है तो वायु के सापेक्ष तो है, तो सब कुछ है तो वायु के सापेक्ष। बात समझ गए। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे WNG है, ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, मतलब किसी कांच की बोतल में पानी भरा है तो वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब उसको जब हम तोड़ेंगे, उसके जब हम भाग करेंगे, तो भाग करने के, उसके दो टुकड़े करने का क्या तरीका, उसको सुनो। जल हो चाहे कांच हो, हर माध्यम वायु के ही सापेक्ष है, तो हम दोनों माध्यम को, जल को भी और कांच को भी, वायु के ही सापेक्ष लिखेंगे। यानी वायु के सापेक्ष जल का भी अपवर्तनांक लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक लेंगे, लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसके तोड़ने का तरीका ये होता है कि जो बाद में है उसको बेटा ऊपर लिखते हैं, और जो पहले है उसको हम बेटा नीचे लिखते हैं। यानी बाद वाले को भी वायु के सापेक्ष लेंगे तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और पहले वाले को भी वायु के सापेक्ष लेंगे, पहले वाले को भी वायु के सापेक्ष लेंगे, और इसको लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। लेकिन बाद वाले को ऊपर और पहले वाले को नीचे, बाद वाले को ऊपर, पहले वाले को नीचे, ठीक। तो WNG को अगर तोड़ेंगे तो बाद वाले को ऊपर, वो भी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, और पहले वाले को नीचे, वो भी वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, ठीक। जैसे सपोज दैट कहीं आपको मिल गया L फॉर लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, द्रव का अपवर्तनांक दे रहा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा, तो हम कैसे लिखेंगे LNG। और जब इसको तोड़ेंगे तो दोनों माध्यम वायु के ही सापेक्ष आएंगे, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, बाद वाले को ऊपर, पहले वाले को नीचे, ठीक। अच्छा, और एक चीज समझ, हमने चिन्ह परिपाटी के लिए आपको बताया था कि लेंस हो, दर्पण हो, पृष्ठ हो, सब के राइट हैंड में जो दूरियां होती हैं वो सब धनात्मक होती हैं, और लेफ्ट हैंड में जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, ठीक। एक चीज और समझो, जैसे ये मान लो उत्तल लेंस है बेटा, उत्तल लेंस में पहला पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है,
तो पहला पृष्ठ अगर ये है तो बेटा ये जो पृष्ठ है अगर इसको इसी आधार पे हम आगे बढ़ाएं तो गोला ऐसे बन के आएगा, तो फिर इसका केंद्र यहां होगा, तो वक्रता त्रिज्या ये होगी, तो पृष्ठ के दाईं ओर जा रही इसकी वक्रता त्रिज्या, इसलिए ये धनात्मक। और अगर दूसरे पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें, तो ये पृष्ठ बेटा अगर हम बढ़ाएंगे इसी तरह से तो ये ऐसे बनेगा गोला। भाई जैसे ये आ रहा है जिस कर्व में, उसी कर्व में अगर हम आगे बढ़ाते जाए तो ये गोला बन जाएगा और ये इसका केंद्र बनेगा, तो फिर ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए आप, ये वक्रता त्रिज्या पृष्ठ के बाईं ओर है, पृष्ठ के बाईं ओर है, इसलिए ये कैसी होगी, नेगेटिव, और ये दाईं ओर है, ये कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, और एक चीज, लेंस दो तरह के पढ़े आपने, उत्तल और अवतल। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, यहां लिखे दे रहे हम, उत्तल की फोकस दूरी, उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की फोकस दूरी, अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, निगेटिव होती है। उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक। और भी जो कोई चीजें आएंगी न्यूमेरिकल्स में हम बताते जाएंगे, परेशान ना हो, चिंता मत करो बेटा, घबराओ मत, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं। आप हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिजिक्स में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत एकदम होके जाइएगा। 27 फरवरी को छाप दीजिएगा जाके, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, डोंट माइंड, नो टेंशन, आप पढ़िए, सिर्फ मेहनत करिए बेटा। ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए आप, चलते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल में। चलिए, हाँ एक चीज और बेटा, क्षमता का सूत्र आप देख रहे हैं, जब भी कभी क्षमता, देखिए यहाँ पे जो नापें मिलेंगी आपको, जो नाप मिलेंगी वो छोटी छोटी नाप हैं, तो सेंटीमीटर में ही मिलेंगी ज्यादातर, है ना, तो सेंटीमीटर में आप सबकी नापें रखेंगे, लेकिन मतलब फोकस दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, सब सेंटीमीटर। लेकिन जैसे आपको क्षमता निकालना है तो क्षमता तो फोकस दूरी से आएगी, अब फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो क्षमता बेटा नहीं निकलेगी, समझ गए। तो फोकस दूरी को आप पहले सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे, 100 का भाग देंगे, और फिर इसके बाद क्षमता का सूत्र लगाएंगे, तब यहां पे क्षमता आएगी। और एक दूसरा तरीका, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है और मीटर नहीं बनाना चाहते आप, ठीक है, तो आप इसी सूत्र को 1/f न लिख के P बराबर 100/f लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा याद रखो कि क्षमता निकालते समय फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, बस इतना याद रखो, बाकी सारी नापें सेंटीमीटर में। चलिए आज का पहला न्यूमेरिकल बेटा, एक समस्या हम आप लोगों की दूर नहीं कर पाए और आपके एग्जाम नजदीक आ गए, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में बेटा आपके छोटे भाई बहनों के लिए हम उस समस्या को ही नहीं बल्कि और तमाम समस्याओं को दूर कर देंगे, और आपके छोटे भाई बहन बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाने की हम अपने चैनल पे कोशिश करेंगे कि पहला तो ये कि जैसे न्यूमेरिकल आपको हम बोलते हैं, आप लिखते हैं, फिर समझा पाते हैं, ये समस्या आज तक नहीं ख़त्म कर पाए बेटा, तो आई एम सॉरी। आने वाले समय में हम आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये सारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर देंगे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए भाई, थोड़ा सा स्पीड बेटा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बस बाकी काम हमारा। क्वेश्चन लिखिए, एक कांच, अब ब्रैकेट में लिख लेना n बराबर 1.5, एक कांच, और फिर ब्रैकेट में लिख लो n बराबर 1.5 का गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है, एक समांतर किरणपुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरणपुंज
कहां फोकसित होगी, कहां फोकसित होगी। चलिए बेटा समझिए आप क्या कह रहा है सवाल में। बेटा सवाल का फॉर्मेट याद है हमारा, जो सवाल में दिया हो प्यार से आप उसको, लगन से, मोहब्बत से आप उसको पहले नोट करिए रजिस्टर में। क्या पूछ रहा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क सुंदर सा लगाइए, फिर उससे संबंधित आप सूत्र ढूंढिए, अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। सवाल आ जाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे जितना टिपिकल हो। ठीक, सवाल कह रहा है एक कांच का गोला है 20 सेंटीमीटर व्यास का है और शुरू में ही बता चुका कि उसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, तो बेटा सवाल क्या कह रहा कि कांच का एक गोला है, उस कांच का अपवर्तनांक दे रहा 1.5 और उसका व्यास कितना है। बेटा व्यास है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वक्र त्रिज्या आधी हो जाएगी। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है ना, तो वक्र त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद कह रहा एक समांतर किरण पुंज, एक किरण जो है, एक किरण समांतर किरण, एक समांतर किरण एक ओर से इसमें प्रवेश करती है। अब आप डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा। ये एक कांच का गोला है, वाह वेरी गुड, पहली बार जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत गोला बनाया है। ओफो, हमें देख लेने दो भाई, वेरी गुड भाई, आप लोगों को बेटा लग रहा हो, हमको आज हमारे लिए ये सबसे अच्छा गोला बन गया, समझे। हाँ ज्यादा नखरे ना करना बेटा, हम पहली बार इतना अच्छा बना पाए। ये बेटा कांच का गोला है और ये उसका केंद्र है। ठीक, अच्छा उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास तो बेटा यहां से लेके यहां तक होगा ना, तो बेटा चलो ये व्यास हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। इसकी नाप हम यहां लिख के दे रहे 20 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या केंद्र से इस तरफ एक तरफ नाप लो, वक्रता त्रिज्या हो गई, ये वक्रता त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर लिखी। ठीक, अच्छा क्या कह रहा, एक प्रकाश की एक समांतर किरण इसमें प्रवेश करती है। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, एक समांतर किरण इसमें प्रवेश की इस तरीके से, ये समांतर किरण इसमें प्रवेश करती है। ठीक, समांतर किरण प्रवेश करती है और अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर कहां फोकसित होगी। बस बेटा इतनी सी बात तो पूछ रहा है कि ये समांतर किरण आपतित हो रही है गोले पे, कांच के गोले पे एक समांतर किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात कहां फोकसित होगी। ध्यान देना बेटा, ये वक्रता केंद्र है इसका। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट पे आए, हमने कहा था कि अगर केंद्र से आप परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दे, परिधि ये पूरी परिधि है और परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो बेटा, तो वो क्या बन जाती है त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक, अच्छा अलग से देखना, केंद्र से इसको मिला दिया त्रिज्या बन गई। और अगर हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दें तो बेटा स्पर्श रेखा जो होती है फिर में स्पर्श रेखा, इस त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक, त्रिज्या क्या बनी, अभिलंब। इसी तरह से मान लो थोड़ी देर के लिए बेटा, मान लो थोड़ी देर के लिए हम केंद्र से परिधि के इस बिंदु को मिला दें, कोई दिक्कत, ये भी त्रिज्या कहलाएगी ना। ठीक, अच्छा अब एक ये समांतर किरण आई, आपतित हो रही। अब आपतित कब तक है, जब तक ये वायु से कांच में आई तब तक आपतित है। अब ये जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी, गोले में प्रवेश करेगी, है ना, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेगी तो वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। ठीक, अब ये जो है साहब, ये इस तरीके से अपवर्तित हुई, ऐसे देखो कैसे होगी समझना बेटा, ये ऐसे आपतित हो रही है समांतर, और अपवर्तित कैसे होगी। आप देख रहे हैं कि वायु से कहां जा रही, कांच में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। हमने आपको नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। तो बेटा ये अभिलंब है ना,
तो बेटा जाने की दिशा तो उसकी देखो ऐसे समांतर जा रही है, तो जाने को तो फिर ऐसे जाना चाहिए, उसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगी थोड़ा, यानी ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे समझ गए, थोड़ा झुक गई अभिलंब की ओर है, और झुकती हुई ये ऐसे चली गई, ठीक, ऐसे अपवर्तित हो। अच्छा बेटा अभी तो कांच के अंदर ही अपवर्तित हो रही है, अभी अपवर्तन पूरा नहीं हुआ है ना। अब देखिए ये किरण आगे बढ़ेगी, अब जब आगे बढ़ेगी तो बेटा जैसे ये अभिलंब था, उसी तरह ये भी अभिलंब है ना। लेकिन अब जब ये किरण आगे बढ़ेगी बेटा, जब आगे बढ़ेगी तो अब कांच से निकल के कहां जा रही, खुले मैदान में, वायु में जा रही है, यानी कांच से वायु में जा रही, मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और जब बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यही नियम पढ़े हो ना, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सवाल बेटा कभी जाएगा नहीं बर्बाद अब आपका, आज के बाद ये सवाल से टेंशन नहीं होगी, इस सवाल से बहुत डरते हैं लोग, ठीक बेटा। कांच से कहां जा रही निकल के, अब वायु में जा रही, ठीक, तो सघन से विरल में जा रही, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, अभिलंब की ओर सॉरी अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ध्यान देना बेटा, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और क्लियर कर दे बेटा, इस अभिलंब को हम जरा और बढ़ा दें, बाद में मिटा दें। अब देखो जाने की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे तो जा रही हो, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो बेटा अभिलंब तो ये है ना, और अभिलंब से दूर हटाना मतलब ऐसे जा रही है, तो ऐसे जब जा रही है तो उधर को ऐसे नहीं जाएगी, वरना वो तो अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटाना है, तो ऐसे जा रही है ऐसे, तो अब वो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ऐसे जाएगी। अब देखो अभिलंब से, देखो ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे न जाके अभिलंब से दूर हट गई, ये जा रही है, और बढ़ा दो आगे, कोई दिक्कत नहीं, ये जा रही, बोलो आया समझ में। इस अभिलंब को हम थोड़ा सा हमने सहारे के लिए बनाया था, हटा दें ये, ठीक, इस रेखा को हमने सहारे के लिए बनाया, ये भी हटा दें, कोई टेंशन नहीं, ठीक। चल क्या पूछ रहा बेटा आगे, कह रहा है अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण कहां फोकसित होगी, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर, आपतन तो ये हो गया इस तरफ से, अब दूसरी ओर अपवर्तन हो रहा, तो अपवर्तन के पश्चात कहां पे फोकस हो रही बेटा, जरा इसको मिला दो, दूसरा पृष्ठ ये है, दूसरे पृष्ठ से यहां मिलाओ, इतनी दूरी पर फोकस हो रहा है इसका, यहां पर फोकस हो रहा, ठीक, यानी इस बिंदु की दूरी अब आपको निकालना। चलिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या है बेटा, अपवर्तन का सूत्र, बस इसी सवाल में टाइम लगेगा जो भी लगेगा। अपवर्तन का सूत्र क्या है, n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर, ठीक। अब आप जरा जो भी करें वो अभी फिलहाल पहले पृष्ठ के लिए करें। देखिए दो पृष्ठ हैं गोले के, है ना, एक ये वाला जिसको उत्तल पृष्ठ कहेंगे, और एक ये वाला जिसको अवतल पृष्ठ कहेंगे। याद करो आप, एक ये वाला अवतल पृष्ठ, और एक ये वाला है ना उत्तल पृष्ठ, ठीक। तो पहले पृष्ठ के हिसाब से चलना है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये वस्तु ये जो किरण है वो समांतर आपतित हो रही बेटा। पिछले लेक्चर में एक डेरिवेशन में हमने बताया था कि जब कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि वो किरण कहां से आ रही है। अगर हम समांतर आपतित हो रही तो बेटा समांतर तो ऐसे चले आओ समांतर सब, पता नहीं वस्तु कहां है, वस्तु की कोई लिमिट नहीं होती बेटा। तो वस्तु की दूरी यहां पर क्या है, पहले पृष्ठ के हिसाब से चल रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए। अच्छा पहले पृष्ठ में बेटा देखना वायु से कांच में प्रवेश कर रही है ना। अपवर्तनांक क्या दे रहा था, 1.5, इसको हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5, ठीक। अच्छा और
बाद में फिर देखो कांच से वायु में, वो बात की बात है जब दूसरे पृष्ठ पे पहुंच गई, अभी तो पहले पे है ना, जब दूसरे पे पहुंच जाएगी तब कांच से वायु में जाएगी, वो बात की बात। तो पहले पृष्ठ के लिए बेटा वस्तु कहां रखी है, समांतर किरण है तो वस्तु का कोई पता नहीं, यू का मान इंफिनिटिव, यू का मान इंफिनिटिव अनंत, ठीक। अच्छा, एन का मान कितना, वायु के सापेक्ष कांच का ही, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे तो एन का मान कितना लेंगे 1.5। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, पूरा व्यास कितना 20, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 10। अच्छा बेटा वक्रता त्रिज्या देखो, इस पृष्ठ की बात हो रही ना, पहले पृष्ठ की, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ है इसलिए धनात्मक होगी, तो आर का मान कितना रखेंगे 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, ठीक। अच्छा चलो बेटा, एन का मान रखो 1.5, वी का मान, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये ऐसे जा रही, कैसे जा रही, चित्र के हिसाब से आप देखो हैं, ये अपना वास्तविक प्रतिबिंब तो यहां बनाएगी, कहां पे, यहां पर, और यहां जो है वो कैसा बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी, कैसा बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर बनाएगी। आपसे क्या पूछ रहा, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर कहां फोकस होगी, तो बेटा यहां पे फोकस होगी, यहां पे, ठीक। इस बिंदु की दूरी दूसरे पृष्ठ से, देखो ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ से इस बिंदु की दूरी जो होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनाएगी, यहां वास्तविक प्रतिबिंब, यहां आभासी प्रतिबिंब। बेटा आभासी प्रतिबिंब की दूरी निकालने पहले, बाद में देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए अब याद करो उस लेंस मेकर सूत्र को, है ना, पहले पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी को हम बी डैश कहते हैं, है ना, बी की जगह बी डैश करना चाहो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। -1 अपॉन यू का मान इंफिनिटिव है, बराबर एन का मान कितना है 1.5 -1 अपॉन वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की, पहले पृष्ठ की 10 सेंटीमीटर, किस तरफ है, धनात्मक होगी, आर का मान 10 सेंटीमीटर, 1.5 अपॉन बी डैश, 1/अनंत का मान 0 होता है, इसको छोड़ दो, बराबर 1.5 से 1 को घटा दो तो ये बचा 0.5 और अपॉन 10। बेटा तिर्यक गुणा करा दो, है ना, तिर्यक गुणा करा दो, 0.5 बी डैश बराबर इसका इसमें तिर्यक गुणा 1.5 इंटू 10 कितना 15 बन जाएगा, तो बी डैश बराबर हो गया 15 अपॉन 0.5, बेटा पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा लो, 150 हो गया, 5 तिया 15, बी डैश का मान 30 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, वी डैश यानी आभासी प्रतिबिंब की दूरी आई बेटा 30 सेंटीमीटर, कहां से, पहले पृष्ठ से बता रहे हैं, पहले पृष्ठ से, बाद में मेरी ध्यान देना, पहले पृष्ठ से, पहले पृष्ठ से यानी यहां से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा, कितनी आई 30 सेंटीमीटर। आप एक बात बताओ बेटा, जब पहले पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है और ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये कितनी बची, साफ साफ बात है ना, तो दूसरे पृष्ठ से अगर हम नापें तो दूसरे पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। बेटा आभासी प्रतिबिंब याद करना उस डेरिवेशन, इसीलिए कहते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब याद करो, यही आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, याद आया सेंटेंस, यही आभासी प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, यानी ये जो वस्तु की आभासी प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर दूसरे पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर, यही दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी। चलिए आइए दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक, पहला पृष्ठ हो गया, अब आइए दूसरे पृष्ठ, बेटा दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से समझो बेटा, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए फिर यही सूत्र लगाओ, एन अपॉन बी,
-1/2 बराबर n-1/r, और सारे मान जो है अब आप यहां पर रखिए इस सूत्र में, लेकिन दूसरे पृष्ठ के हिसाब से रखना। तो बेटा जब दूसरा पृष्ठ लेंगे तो अब तो प्रकाश की किरण कांच से निकल के वायु में जा रही, कांच से निकल के वायु में जा रही, तो अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? अब अपवर्तनांक होना चाहिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जब वायु से कांच में जा रही थी तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जब कांच से वायु में जा रही तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, है ना। अच्छा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा 1/1.5। चलो बेटा, n का मान क्लियर, n का मान क्लियर, n का मान कितना रखेंगे? 1/1.5। अपॉन में आ जाओ। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बेटा दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, यही तो है वास्तविक प्रतिबिंब। कह रहा है दूसरे, और कहां फोकस होगी? यहां पे फोकस हो रही है, बस दूसरे पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वही आपका फाइनली आंसर होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। -1/u, u माने वस्तु की दूरी। तो बेटा दूसरे पृष्ठ के लिए जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी है वही आभासी प्रतिबिंब तो वस्तु का कार्य करता है, ऐसा ही तो पढ़ा ना कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात ध्यान दो, दूसरे पृष्ठ के दाईं ओर है ना वस्तु, ये आभासी प्रतिबिंब ही तो वस्तु होता, ये दाईं ओर है ना, तो प्लस का ही रहेगा 10। बराबर में आओ, n कितना रखना? 1/1.5 -1/r वक्ता त्रिज्या। चलो बेटा दूसरा पृष्ठ ये है दूसरा पृष्ठ, और इसकी वक्ता त्रिज्या ये है तो 10 ही सेंटीमीटर, लेकिन पृष्ठ के बाईं ओर है, इसलिए माइनस में लेंगे। r का मान कितना? 10 तो लेंगे पर माइनस का 10 लेंगे। बस इसको हल कर लो, 1/, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1.5v -1/10। इसको अभी हम पेंडिंग कर रहे बेटा, ध्यान देना, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा इसमें ये देखो 1.5 एलसीएम ले लो, तो इसका इसमें गुणा होगा 1 - 1.5, और जो एलसीएम लेंगे 1.5 उसका 10 में गुणा, तो ये हो जाएगा 15 -15 हो जाएगा। अच्छा ये जो है इसको अब इस तरफ लाओ, तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा। 1/1.5v बराबर, इससे इसको घटाओ बेटा, 0.5 बचा, माइनस का 0.5, और अपॉन में माइनस का 15 है, प्लस का 1/10 है। पॉइंट हटा देंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, और 5 से 150 काटोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो 1/1.5v बराबर 1/30 है, और बेटा ये कितना है? 1/10 है। अच्छा इसमें भी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो 3/30 ये और 1/30 ये, टोटल कितना हो गया बेटा? 4/30 हो गया। और तिर्यक गुणा कर दो बेटा, इसका इसमें तिर्यक गुणा, 1.5 चौको 6, पहाड़ा पढ़ा 1.5 का कि नहीं? 1.5 का पहाड़ा सीधे 2 से शुरू कर दिया, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3। अरे बेटा और नीचे और 1.5 की भी जरूरत पड़ती है, इसका तिर्यक गुणा करो, 1.5 चौको 6, 6v हो गया, और इसका तिर्यक गुणा इसमें 30 एकम 30 हो गया, तो बेटा v बराबर 6×5 = 30, 6×5 = 30, 6×5 = 30, चाहे कुछ कह दो। v बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा v का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। पृष्ठ के उस तरफ जब निकलेगी तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकसित होगी। नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, फटाफट टाइम ना बर्बाद करते हुए। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए? वस्तु का प्रतिबिंब
पर्दे पर प्राप्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िए, सुनिए। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता। बेटा चित्र को समझने की कोशिश करो, तब सवाल समझ में आएगा। बस अब सारे सवाल छोटे छोटे से, ठीक। वही था एक बहुत बड़ा केला फतेह कर लिया आपने। कह रहा है वस्तु को, मान लो ये वस्तु है, और वस्तु को पर्दे से, ये मान लो पर्दा है, वस्तु को पर्दे से कितनी दूरी पर बेटा, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। हमने नहीं कहा बेटा, सवाल कह रहा, ठीक। और जैसा सवाल कह रहा मानना पड़ेगी आप। फिर कह रहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए। अरे भाई बेटा, वस्तु ये है, प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, तो बस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में ही तो कहीं रखोगे। बीच का मतलब मिड पॉइंट पे नहीं होता है, बीच का मतलब उनके बीच में कहीं पे रखना है, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, चाहे, लेकिन इन दोनों के बीच में ही रखना है, ना इसके बाहर ना इसके बाहर, इन दोनों के बीच में आप कहीं पे भी रख दो। मान लो हमने यहां रख दिया बेटा, एक उत्तल लेंस हमने यहां रख दिया। कह रहा है कि लेंस को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। मान लो कि इस लेंस को इस वस्तु से x दूरी पर रख दिया। बेटा ये बताओ, इस दूरी को आपने x मान लिया, अब पूरी दूरी है 75, तो फिर लेंस से पर्दे की दूरी कितनी बची, 75 माइनस x। अच्छा एक बात और बताओ, प्रतिबिंब लेंस ही बनाता है, अब कहां बनाता है, पर्दे पर ही तो बनाए हैं। तो जब लेंस से पर्दे की दूरी 75 माइनस x है, तो यही तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। और लेंस से ये वस्तु की दूरी कितनी है, x, तो ये वस्तु की दूरी, ये पर्दे की दूरी, बात खत्म हो गई। चल सवाल में आओ, क्या कह रहा था, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चित्र के हिसाब से देखो, तो चित्र के हिसाब से, चित्रानुसार, ठीक, चित्र के हिसाब से देखोगे तो वस्तु की दूरी x है और प्रतिबिंब की दूरी 75 माइनस x है, 75 माइनस x है, ठीक। आपने UVF का संबंध पढ़ा है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपसे कह रहा था ना कि लेंस को कहां पर रखा जाए कि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, तो आप एक लाइन यहां पे चाहे तो मान सकते हैं, माना वस्तु को, लेंस को, माना लेंस को वस्तु से x दूरी पर रखा जाए, ठीक। तो बस वस्तु की दूरी x हो गई, तो प्रतिबिंब बचा 75 माइनस x, फोकस दूरी 12 दे रहा है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में ही रखेंगे, ठीक। चलो भाई, v का मान, बेटा v प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब लेंस के कहां बन रहा, राइट हैंड पे, तो प्रतिबिंब तो धनात्मक होगा, 75 माइनस x रख दो, माइनस 1/u, और u क्या है, वस्तु की दूरी कितनी है, x, लेकिन वस्तु कहां रखी बेटा, लेंस के बाईं ओर रखी है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती, तो x किस में रखेंगे, माइनस में, बराबर 1/f। f कितना, 12। बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए कैसी होगी, प्लस की 12। बस इसको हल कर लो, यही x निकालना है आप। चलो हल करने की बात रही, तो इसमें एलसीएम ले लो बेटा, 75 माइनस x इंटू एक्स, है ना, ये कैंसिल, x बचा, x का एक में गुणा x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, x कैंसिल, ये बचा, इसका इसमें गुणा, 75 माइनस x और बराबर 1/12। तो बेटा x से x कट गया, है ना, कट गया ना, तिर्यक गुणा कर दो, 75 इंटू 12 कितना बनेगा, 12 पंचे 60, है ना, 12 सत्ते 84 और 6 90, 900 हो गया। अच्छा बराबर, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दो, 75 माइनस x इंटू एक्स, 75 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक। बाकी आप समझ गए होंगे अब बेटा, x का गुणा करो अंदर, 75x माइनस एक्स स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ बेटा, प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, इसको इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो पहले से इसी तरफ ढीठ की तरह डटा है, 900 बराबर, यहाँ जिसे दोनों पद इस तरफ ले आए तो यहाँ 0 बचा। बेटा ये दो घात समीकरण बन गया, हाई स्कूल में 9th में खूब पढ़े हैं आपने दो घात समीकरण, इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर कर लेंगे आप आसानी से, आपके जो है कैसे करेंगे बेटा, 900 है तो 15 छक्का 90 कर लो, बस 15 इंटू 60 हो गया 900,
और 15 60 जोड़ दो 75 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 60x प्लस 900 बराबर 0। बाकी आपको कुछ बताने की सब जरूरत नहीं है। x माइनस 15 और x माइनस 75 आ जाएगा बेटा, नहीं x माइनस 15 और x माइनस 15 और x माइनस 60 आ जाएगा। दो फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है, कर लीजिएगा आप आराम से। दो फैक्टर जब बनेंगे तो x के दो मान मिलेंगे, यहां से मिलेगा 15 सेंटीमीटर और यहां से मिलेगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, या x बराबर 60 सेंटीमीटर। दो में से कोई भी एक मान ले सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सवाल लिखिए, इसको मिटा दें, एरेज कर दें। हाँ लिखिए, सवाल लिखिए। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। इस संयोजन की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस संयोजन की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मान लो। भाई दो दो लेंस है तो नंबरिंग तो करना पड़ेगी ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और उत्तल की f2 मान लेंगे, ठीक। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, f1 बराबर 25 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है तो f2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उत्तल है, ये अवतल है। बेटा नाम लिख दिया करो, क्योंकि जब सूत्र में मान रखोगे तो नाम के हिसाब से चिन्ह लगाना पड़ेगा। उत्तल होगी तो प्लस में रखोगे, अवतल होगी तो फोकस दूरी माइनस में रखोगे, ठीक। आगे कह रहा है संपर्क में रखा जाता है। जब संपर्क में रखे हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके रखे हैं, तो इस संयोजन की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयोजन की बेटा क्षमता पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लगाएं। बेटा संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर, सूत्रावली में लिखा है आपके पास, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। चल f1 कितना है 25 और उत्तल है तो प्लस में ही रखेंगे, प्लस 1/f2 कितना है 20, लेकिन अवतल है तो माइनस में रखेंगे, माइनस 20। इस तरह से आपने इसमें एलसीएम लिया, 100 आ जाएगा बेटा एलसीएम। 25 चौको 100 4 हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 20 पंचे 100 5 हो गया, 4 से 5 घटा दिया, माइनस का 1/100 आ गया। तो बेटा त्रिज्या गुणा कर दो तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक। क्षमता निकालना है बेटा, तो P बराबर 1/f बताया था। अच्छा हमने ये भी कहा था कि बेटा फोकस दूरी, जब भी क्षमता निकालना तो फोकस दूरी को मीटर में बना लेना। तो 100 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर बनाना है तो 100 का भाग दे दो, 100/100 माइनस का 1 मीटर आ जाएगा, बस रख दो। तो 1 और f का मान -1, तो P बराबर बेटा कितना आ गया, -1, और क्षमता का मात्रक क्या होता, डायोप्टर, ये आ गया। ये संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई। रह गई इसकी प्रकृति की बात। तो बेटा जब दोनों लेंसों को हम संयुक्त करके एक लेंस बना रहे हैं और उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही, तो इसका मतलब ये किस प्रकृति का है, ऋणात्मक किसकी होती फोकस दूरी, अवतल की। तो इसकी प्रकृति क्या होगी बेटा, प्रकृति क्या होगी, अवतल, प्रकृति अवतल होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक समतल उत्तल लेंस में, चौथा क्वेश्चन डालो, एक समतल उत्तल लेंस में, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का
अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा, एक समतल उत्तल लेंस। सबसे पहले तो आप समतल उत्तल लेंस देखो कैसा होता। समतल और उत्तल मतलब उसका एक पृष्ठ समतल है, एकदम प्लेन, वक्र नहीं आएगा, ऐसे घूमेगा नहीं। और समतल उत्तल यानी दूसरा पृष्ठ उत्तल है, तो उत्तल मतलब उभरा हुआ, तो दूसरा पृष्ठ उत्तल बना दो। ठीक, अच्छा, समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 है। अच्छा, समतल उत्तल कह रहा तो पहले समतल हुआ फिर उत्तल, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 मानेंगे। ठीक, लेकिन समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी बेटा, समतल पृष्ठ है, देखो वक्रता त्रिज्या, अरे वक्र जब बनेगा तभी तो वक्रता त्रिज्या होगी, जब ऐसे वक्र बनेगा तब इसको आप घुमाते 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 घुमाते, अरे हम कह रहे इतना बड़ा भी वक्र बना दिया तो बेटा इसको आप ऐसे घुमा दो, बड़ा वो बन जाएगा, तब तो उसका वक्ता केंद्र मिलेगा, तब तो उसकी वक्ता त्रिज्या मिलेगी। और जब वक्र ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सपाट चली आ रही, तो कहां तक ले जाओगे, वो घूमेगा नहीं, समतल है। और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बेटा अनंत होती है। आपको हम एक सीधी लाइन ऐसे दे दें और कहें बेटा अब इसको चाहे जितना बड़ा कर लो लेकिन घूमना चाहिए, तो ऐसे सीधे जाओगे तो घूमोगे कहां बेटा, कभी नहीं घूम पाओगे। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है, याद रखना। और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उसने सराफत से दे दी है, कितनी दे दी है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बेटा 10 सेंटीमीटर। और एक बात समझो, समतल ये है और उत्तल ये है। अब ये वाला जब उत्तल है, भाई पहले समतल फिर उत्तल कह रहा, तो ऐसे तो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना बना देंगे, पहले उत्तल फिर समतल, ये गलत हो जाएगा, पहले समतल फिर उत्तल। और जब उत्तल यहां बाद में आएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी ना बेटा, तो याद रखना कि इस तरफ है, इसलिए ऋणात्मक रखेंगे जब मान रखेंगे। ठीक, फिर कह रहा फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट में कह रहा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। बेटा लेंस काय का होता है, लोहे का, लेंस तो कांच का होता है, तो कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा, एन ज्ञात करना है। लेंस मेकर सूत्र लगा दो, 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। f का मान 30 है, 30 रख दो, n का मान आपको ज्ञात करना है -1, R1 कितना है बेटा, इन्फिनिटिव है, -1/R2 कितना है 10, लेकिन बेटा 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, इसकी वक्रता त्रिज्या बाईं ओर, तो -10 रखेंगे, ये ना भूल जाना। 1/30 बराबर n माइनस 1, 1/अनंत का मान 0 होता है, इसको छोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा 1/10, 10 तिया 30, कितना आ गया 1/3, और बराबर n माइनस 1, -1 को इस तरफ लाओ तो n बराबर 1/3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4/3, ये बेटा इसका अपवर्तनांक आ गया। चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाक से। दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर, बेटा डायोप्टर जब लिखो तो ऐसे लिख लिया करो डी। दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, दो लेंस हैं जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, यानी एक लेंस की शक्ति, शक्ति का मतलब P, पावर मीन्स क्षमता या शक्ति। पहले लेंस की पावर कितनी है, 4 डायोप्टर है, दूसरे लेंस का पावर कितना है, -2D, 2 डायोप्टर है। कह रहा है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी। बेटा संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र आपके पास, P बराबर P1 प्लस P2, P1 कितना है 4 प्लस P2 कितना है -2, तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो गया 2, कुल मिला के कितना बचा बेटा
2 डायोप्टर आ गई संयुक्त लेंस की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर, 3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? बेटा समझो क्या कह रहा, 3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस हैं। एक लेंस की क्षमता P1 मान लो, दूसरे लेंस की क्षमता P2 मान लो। तो P1 है 3 डायोप्टर और P2 है -5 डायोप्टर। ठीक, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा। बेटा पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लो। तो P बराबर अभी लगाया था P1 प्लस P2, तो P1 3 है प्लस P2 -5 है, कुल मिला के 3 - 5 यानी माइनस का 2 डायोप्टर आ गया। ये क्षमता आ गई संयुक्त लेंस की। अब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ये रिश्तेदारी होती है, बताई थी, P बराबर 1/f। तो F बराबर क्या होगा बेटा 1/p। अरे F को इधर लाओ, P को इधर, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो P का मान कितना है बेटा, P का मान -2। ये आ गया F बराबर -1/2। अच्छा, फोकस दूरी यहां सेंटीमीटर में आएगी या मीटर में? तो बेटा क्षमता निकालते समय फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है ना? तो जब फोकस दूरी निकालोगे तो ये मीटर में आएगी। अब आपकी इच्छा है कि नहीं हमें सेंटीमीटर में रखने, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर से सेंटीमीटर बनाना तो 100 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया -50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन लिखो, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, लिखते जाइए बस फटाफट। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 3/2 और जल का वर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में और जल में कितनी होगी? बिल्कुल घबराने डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हम खड़े हैं। अब जब तक खड़े हैं, जब तक आप बिल्कुल डरना मत। सवाल पढ़ो बस, क्या कह रहा, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 3/2 और जल का वर्तनांक 4/3। पहले इस लाइन को समझो, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक कैसे लिखेंगे बेटा? वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक ऐसे तो लिखेंगे। समझ पा रहे? बता दीजिएगा ना समझ में आया, कमेंट में बताइए। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 3/2 और फिर जल का वर्तनांक वो भी वायु के सापेक्ष है। बार बार थोड़ी कहेगा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कैसे लिखेंगे बेटा? वायु के सापेक्ष जल का वर्तनांक कितना है 4/3। इतनी लाइन आ गई क्लियर? आगे कह रहा बेटा, एक द्विउत्तल यानी दोनों पृष्ठ उसके उत्तल हैं बेटा। इस तरह का लेंस है, इस तरह का, ये भी उत्तल पृष्ठ है, ये भी उत्तल पृष्ठ है। अब जब ये उत्तल है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी, वो धनात्मक होगी, यानी R1 धनात्मक। और ये दूसरा पृष्ठ ये भी उत्तल है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी बाईं ओर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R2 वो ऋणात्मक होगी। ठीक, चलिए क्या कह रहा, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, दूसरे की वक्रता त्रिज्या R2 बराबर 30 सेंटीमीटर। जब रखेंगे तो चिन्हों का ध्यान देंगे, अभी कोई जरूरत नहीं। चल
फिर कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। फोकस दूरी पूछ रहा, लेकिन दो जगह पर पूछ रहा। एक पूछ रहा वायु में, एक पूछ रहा वायु में, और दूसरी पूछ रहा जल में। ठीक, चलो कोई बात, पूछने दो। R1 धनात्मक, R2 ऋणात्मक, ध्यान रखना बेटा। ठीक, पहले पूछ रहा वायु में, तो बेटा सूत्र लगाओ, वही लेंस मेकर सूत्र लगाओ। 1/f बराबर n माइनस वन और 1/r1 माइनस 1/r2। देखो समझो बेटा, अगर वायु में फोकस दूरी पूछ रहा तो इसको चलो यहाँ पे ए लगा दो, एफ ए यानी एयर वायु में फोकस दूरी, समझ में आ जाएगा थोड़ा कि वायु में फोकस दूरी है ना। चलो अब एक बात समझो, वायु में फोकस दूरी पूछे, चाहे जल में पूछे, चाहे कहीं और पूछे, कोई फर्क सूत्र में नहीं आता है, सिर्फ एक जगह पे फर्क पड़ता है। ये जो अपवर्तनांक है, जहां पूछ रहा हम उसी के सापेक्ष रखेंगे। बेटा एक बात बताओ, फोकस दूरी तो लेंस ही की निकाल रहे हैं, लेंस माने कांच की, तो फोकस दूरी तो कांची की निकाल ले। अब चाहे वो वायु में निकालें, चाहे जल में निकालें, चाहे शहद में निकालें, चाहे अपनी खोपड़ी में निकालें, चाहे आपकी खोपड़ी में निकालें, लेकिन निकाल तो कांच की ही रहे ना, लेंस की फोकस दूरी। अब जैसे वायु में निकाल ले कांच की फोकस दूरी, तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी यहां पे जो अपवर्तनांक n है वो बेटा क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे। और यही फोकस दूरी अगर हम जल में निकाल लें तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रखें। बात आ रही समझ में? चलो बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2 माइनस 1, 1/R1 कितना 20 माइनस 1/R2 कितना 30, लेकिन माइनस का 30, याद आया ना। हाँ चलो, तो बेटा एक चीज समझो, 3/2 से 1 घटा तो 1/2 बचेगा, और ये प्लस हो गया, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, 20 तिया 60, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 दूनी 60, 2 एकम 2। ठीक, तो 5/60 हो गया। अब 5 से 60 को काटो तो 12, तो यहां क्या है 1/2 और इनटू में 5 से 60 को भाग दिया तो 1/12 आ गया, और 12 दूनी 24, 1/24 आ गया। तो बेटा 1/f बराबर 1/24, तो f बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी वायु में फोकस दूरी आ गई 24 सेंटीमीटर। ये तो एक सिंपल चीज थी। पेश तो अब थोड़ा तिरछा हो रहा, समझो, वो भी सीधा हो जाएगा। कहां पूछ रहा, दूसरे नंबर पे जल में फोकस दूरी, हेडिंग बनाओ जल में। चलो सूत्र लगाओ, लेंस मेकर सूत्र, जल में फोकस दूरी FW मान लो, और सूत्र वही रहेगा n-1 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहां पड़ता है, सिर्फ अपवर्तनांक में। अगर वायु में फोकस दूरी निकाल ले, अरे फोकस दूरी किसकी निकाल ले, लेंस की, माने कांच की निकाल लेना। अगर वायु में निकालोगे तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जल में निकालोगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्यों बेटा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG। ठीक, अब आप परेशान साहब कि WNG का मान तो दे नहीं रहा, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, स्क्रीन पे WNG तो दिख नहीं रहा है, भगवान कहाँ से WNG, सर ने गलत कर दिया कि नहीं, अगर गलत नहीं किया तो हम फिर WNG कहाँ से लाएंगे, हमें लग रहा सर गलत कर गए, ANW होना चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, यही तो मिस्टेक होती है एग्जाम में सवालों में। ठीक, आपसे जल में पूछ रहा तो जल ही के सापेक्ष तो कांच का अपवर्तनांक लोगे, और आपको नहीं दिखाई दे रहा तो क्या मतलब यही रख दोगे, जल का ही अपवर्तनांक है। अरे भाई इसमें वायु में पूछ रहा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जल में पूछ रहा तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, वायु में पूछ रहा था ये वाली रखी, और जब जल में पूछ रहा तो ये वाला अपवर्तनांक रख दे, काय रख दे, क्यों रख दे। अरे वायु में पूछ रहा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल में पूछ रहा तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
अब जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक WnG वो आपके पास है नहीं है तो ढूंढो उसको। उसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर नहीं दिया तो जो दिख रहा वही रख देंगे। ढूंढो उसको, तलाशो। आइए सूत्रावली में हमने लिखाया नीचे, देखो यहां समझो बेटा। WnG आपको चाहिए तो कैसे बनेगा? हमने बताया था हर माध्यम वायु के सापेक्ष होता है। और जब हर माध्यम वायु के सापेक्ष होता है तो वायु के सापेक्ष इसका भी अब वर्तनांक लेंगे, वायु के सापेक्ष इसका भी लेंगे। लेकिन बताया था कि बाद वाले को ऊपर रखते हैं तो ANG ऊपर होगा और ANW नीचे होगा। WNG को हम ऐसे तोड़ेंगे, रखो WNG की जगह रखो ANG अपॉन ANW और -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। अब मान रखो, चल रखो। ANG बेटा कितना है? 3/2। ANW अब आ गया ANW 4/3, बिल्कुल सही 4/3। अब रखो और -1 और 1/R1, R1 20 है, प्लस का होगा। 1/R2, R2 30 है, माइनस का होगा। ठीक, चलो 1/FW बराबर, ये बेटा 3 ऊपर जाएगा, 3 तिरका 9 और 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8। अब ये तो ना सिखाना पड़ेगा, -1। और बेटा इस ब्रैकेट का हल यहीं से निकाल लो, काय को बार बार टाइम बर्बाद करो। 1/12 आया था, देखो ना, इस सी का हल तो था ये 1/12। बेटा 9/8 से 1 घटाओ, 8 एकम 8 और 9 से 8 घटाओ तो 1/8 और इंटू 1/12, 12 96, 1/96। तो FW बराबर कितना हो गया? 96 सेंटीमीटर, यानी जल में फोकस दूरी 96 सेंटीमीटर। नोट करिए बेटा। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन लिखिए आप। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, क्या कह रहा सवाल में? एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक, एक वस्तु का प्रतिबिंब, यहां ये देखिए एक लाइन खींची, इसमें यहां पे एक वस्तु रख दी और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है, ये पर्दा है और प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर ही प्राप्त होता है। ठीक, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कह लो, चाहे वस्तु से पर्दे की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। बेटा एक लेंस जो है इनके वस्तु और पर्दे के ठीक बीच में रखा जाता है। ठीक बीच का मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख दीजिए बेटा। ये यहां पे लेंस रखा गया है, ठीक जब बीच में रखा बेटा। अब पूरी दूरी 40 है तो आधी इधर और आधी इधर हो जाएगी, बाकी किधर जाएगी? अरे भाई 40 सेंटीमीटर है पूरी दूरी, अब 40 में से आधी इधर हो गई और आधी इधर हो गई तो बाकी फिर किधर जाएगी? अरे आप चक्कर में पड़ गए। शोले फिल्म देखी? आसरानी उसमें जेलर बने, गब्बर सिंह को ढूंढने निकले बेचारे, अपने सिपाहियों के साथ जेल के मेन गेट से बाहर आए
उनकी स्टाइल देखी ना देखी तो देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे। अपने सिपाहियों से बोले जंगल की ओर जाना है, आधे इधर जाओ, आधे इधर चले गए। बोले आधे इधर जाओ, आधे इधर चले गए। अब आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए तो पीछे बचा ही कुछ नहीं। लेकिन अब आसानी तो आसानी, कह रहे बाकी मेरे साथ आओ। कह रहे बाकी मेरे साथ आओ। अब मेरे साथ कहां से आए, आधे इधर चले आधे इधर, बाकी मेरे साथ कहां से आ रहे है ना। तो बेटा बीच में रखा है लेंस, पूरी दूरी 40 है और इस तरफ आधी निकल गई यानी 20 निकल गई, तो 20 बची वो इस तरफ आ गई। कुल मिला के लेंस से वस्तु की दूरी भी 20 हो गई है ना, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी 20 हो गई। ठीक, तो वस्तु की दूरी 20 यानी u का मान 20, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 20 यानी v का मान 20। ठीक, और आपसे पूछ क्या रहा बेटा, लेंस की क्षमता क्या थी, क्षमता P पूछ रहा। बेटा P प्यार से P नहीं निकलेगा, नफरत से थोड़ा निकलेगा। पहले फोकस दूरी निकालना पड़ेगी फिर P निकलेगा। ठीक, चलो कुल मिला के पहले फोकस दूरी। अब लेंस का सूत्र लगाइए आप, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, बेटा फोकस दूरी तो ज्ञात ही करना। अच्छा v का मान कितना 20। अच्छा लेंस के दाईं ओर है प्रतिबिंब, पर्दा तो दाईं ओर रखा ना, तो दाईं ओर की नाप है तो धनात्मक होगी, प्लस का 20 माइनस 1/u क्या है, वस्तु की दूरी। बेटा वस्तु ये है और लेंस से बाईं ओर है वस्तु, वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन लेफ्ट साइड, वस्तु हमेशा बाईं ओर होती, याद रखिएगा आप, हमेशा बाईं ओर, और हमेशा ऋणात्मक रखोगे आप। वस्तु की दूरी कितनी है 20 और वो माइनस का 20 होगा, हमेशा नेगेटिव रखेंगे आप। आंख बीच के 1/f बराबर बेटा 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो ये 1/20 1/20 दो बार जोड़ा तो 2/20 और 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 धाम 20, तो फोकस दूरी बेटा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब क्षमता निकालने से आप चले तो फोकस दूरी तो बेटा मीटर में होना चाहिए, तो 10 में 100 का भाग दे दो, 1/10 मीटर बन गई। क्षमता क्या होती, P बराबर 1/f, तो 1 और f का मान कितना है 1/10, तो ये 10 ऊपर चला गया और क्षमता का मात्रक होता डायोप्टर। इस तरह से लेंस की क्षमता आ गई 10 डायोप्टर। बेटा चित्र जरूर बनाना पड़ेगा आपको, नोट करिए। चलिए हो गया नोट। बेटा इसका डीजल पानी एंड हो गया था, हमने सोचा कि इसको जो है एनर्जी दे दी जाए, लेकिन अब इसको एनर्जी देने से होगा क्या, जब हमारे डीजल पानी कमजोर हो गया, हमारी एनर्जी अब नहीं है। आज बेटा बहुत थोड़ा सा थकावट सी है, तो हमने आपके एकाध न्यूमेरिकल चुरा लिए है ना, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा एक न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल आपके चुरा लिए जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब आपको वो न्यूमेरिकल स्वयं लगाना है, अपना प्रैक्टिस करिएगा। कुमार मित्तल की बुक उठाइए, आप अपना एग्जाम्पल लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए, प्रैक्टिस करिए। आपको हमने जो 8-10 न्यूमेरिकल बता दिए, इन न्यूमेरिकल्स में से आप कम से कम 20 से 25-30 न्यूमेरिकल आप अब आसानी से लगा सकते हैं। हम इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और इस तरह का न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन कर देते हैं आपके लिए कि आपको एक सवाल के साथ 3 सवाल आसानी से लग सके। चलिए बेटा आप लगाइएगा, कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा और मेहनत करते रहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं। अपने बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, एग्जाम तक बढ़िया स्वस्थ रहें। इसके बाद खांसी खुर्रा थोड़ा बहुत आ जाए तो चलेगा, आप कफ सिरप ले लेना है, बुखार आ जाए तो कॉम्बिफ्लेम ले लेना, लूज मोशन आ जाए तो लोमोफेन ले लेना, एंट्रोक्विनॉल ले लेना, अपना स्वस्थ हो जाना। घर में खूब पड़े पड़े जो है खाते रहना और झाते रहना।
ठीक है, खाते रहना और जाते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आपके अच्छे हो जाए। चलो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें। मिलते हैं बेटा नए लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर जो होगा वो बेटा एक बहुत धुरंधर डेरिवेशन के साथ होगा। तब तक के लिए बेटा मेरा इंतजार करिएगा, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। बाय बाय, बाय बाय, ओके, सी यू।